Hope so you all are well. Today the topic that I am going to discuss with you is the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो हर तरह के सेल को क्या करती है, एनक्लोज करती है। ठीक है, चाहे वो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये फिजिकली सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग सेलुलर इन्वायरमेंट से। ठीक है, अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये अल्ट्रा थिन है, 8 to 10 नैनोमीटर तक इसकी थिकनेस है। उसके बाद ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन है और डायनामिक है, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर का मतलब ये है कि ये जो है सिलेक्ट करती है कि किस मटेरियल ने सेल के इनसाइड एंटर होना है और किस मटेरियल ने सेल से आउटसाइड मूव ऑन होना है। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि ये एंट्री और एग्ज़िट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस को भी कैलकुलेट कंट्रोल करती है। ठीक है, और जब आयंस और मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्ज़िट जो है वो कंट्रोल होगा तो उससे क्या होगा कि सेल के इंटीरियर और एक्सटीरियर के दरमियान में एक आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो जनरेट हो जाएगा, यानी डिफरेंस ऑफ आयंस जो है कंसंट्रेशन वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है आयंस की कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, तो वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल है, क्योंकि ये आयंस और मॉलिक्यूल्स की एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। उसके बाद अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% बाय वेट प्रोटीन्स मौजूद हैं, 20 to 40% लिपिड्स मौजूद हैं। उसके अलावा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये, जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया कि ये क्या करती है, आयंस की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये कंट्रोल करती है ट्रैफिक इन टू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर और बाहर जो ट्रैफिक होती है उसको ये कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? फॉस्फोलिपिड्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से। ठीक है, और इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में हेल्प करती है। ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल जो है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से कुछ सब्सटेंसेस को इजीली क्रॉस करने दिया जाता है और कुछ को इजीली नहीं क्रॉस करने दिया जाता। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको 2 मॉडल्स के ज़रिए से एक्सप्लेन किया जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है ये थोड़ा ओल्ड मॉडल है जिसे रिजेक्ट कर दिया गया है, और जो लेटेस्ट मॉडल है जिसे अब फॉलो किया जा रहा है और एक्सेप्टेड है, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को देखते हैं जो कि रॉबर्टसन ने दिया था, और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच है बिटवीन प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी लिपिड बाइलेयर मौजूद है और उसकी इनर साइड पे और उसकी आउटर साइड पे जो है क्या मौजूद है, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू मॉडल जो है डैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 के अंदर सिंगर और निकोलसन ने पेश किया था। ठीक है, अब इसे मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? 2 प्रॉपर्टीज़ की वजह से। मोज़ेक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं जो कि एम्बेडेड होती हैं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए इसे मोज़ेक कहते हैं। उसके अलावा फ्लूइड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं और फॉस्फोलिपिड्स हैं वो मेम्ब्रेन में ईज़िली मूव कर सकते हैं, यानी फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं। तो मोज़ेक और फ्लूइडिटी की वजह से इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पर कंसिस्ट करती है। ठीक है, जिसमें जो है हेड जो है, पोलर हेड जो हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो आउटसाइड मौजूद होता है। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो इनवर्ड मौजूद होती हैं। ठीक है, समझ आ गई इस बात की? तो जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर फियरिंग है और वो इनवर्ड मौजूद हैं, और पोलर हेड जो वो हाइड्रोफिलिक है यानी वाटर लविंग है। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाया गया है कि ये लिपिड बाइलेयर मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा प्रोटीन मौजूद हैं,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मौजूद हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स भी हैं, इंटेग्रल प्रोटीन भी हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें क्या है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर जो है उसके अंदर फास्फोलिपिड्स आ सकते हैं, प्रोटीन्स आ सकती हैं। अब वो प्रोटीन्स किस फॉर्म में हो सकती हैं? एंजाइम्स की फॉर्म में, रिसेप्टर्स की फॉर्म में, या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की फॉर्म में। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद हैं, यानी जो है कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ बाइंड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ बाइंड है, सेपरेट भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देखें कि चैनल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं? ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, इंटेग्रल प्रोटीन हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें प्रोटीन के साथ जो है कार्बोहाइड्रेट अटैच है। उसके अलावा सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, अल्फ़ा हेलिक्स प्रोटीन्स जो हैं ये भी मौजूद हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है वो सेल की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करती है? सेल के अंदर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, यानी सेल के अंदर जो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है आयंस की उसको, या मॉलिक्यूल्स की, उसको मेंटेन करती है, ठीक है। और सर्टेन सब्सटेंसेस जो हैं उन्हें हर हाल में सेल के अंदर मूव करना पड़ता है ताकि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को सपोर्ट कर सकें। और कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो कि सेल में प्रोड्यूस होती हैं और उन्हें जो है एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, या क्यों? क्योंकि वो सेलुलर वेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हर हाल में बाहर निकालना जो है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की हेल्प से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करती हैं? ये मॉलिक्यूल्स और आयंस को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करती है। अब 3 टाइप्स की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हैं ये क्या करती हैं? सिंगल सोल्यूट को मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करवाती हैं। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में ये मॉलिक्यूल मौजूद है, इसको जो है एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड से इंट्रा सेलर फ्लूइड में मूव करवा रही है ये वाली प्रोटीन, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट है सिमपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या करती है? ये 2 डिफरेंट सोल्यूट्स को साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। जैसे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर 2 सोल्यूट मौजूद हैं, एक ग्रीन कलर में है, एक रेड कलर में है। तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करवा रही है और दोनों मॉलिक्यूल्स को सेम डायरेक्शन में मूव करवा रही है। दिस इज द सिमपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। थर्ड है एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या करती है? 2 सोल्यूट्स को एक्सचेंज करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हुए। जैसे कि जो रेड कलर का यहाँ पे मॉलिक्यूल है या सोल्यूट है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करवा रही है, और जो ग्रीन कलर का यहाँ पर सोल्यूट मौजूद है उसको इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मूव करवा रही है। तो ये 2 सोल्यूट्स को एक्सचेंज कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। उसके अलावा सेल के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिकॉग्निशन प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट की चेन इसके साथ अटैच है वो सेल आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करती है। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनके ऊपर क्या मौजूद होती है? एंटीजन ए या एंटीजन बी मौजूद होती है। अगर एंटीजन ए मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अभी जो एंटीजन ए और एंटीजन बी हैं ये बेसिकली रिकॉग्निशन प्रोटीन हैं जो कि ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करती हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनका फंक्शन क्या है? ये वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। एज अ फॉरेन पार्टिकल उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये वाली जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो रिकॉग्निशन प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करती हैं? केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करती हैं दूसरे सेल से। लाइक नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? वो जो है रिसेप्टर प्रोटीन के तौर पे एक्ट करती हैं। उसके अंदर रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद हैं जो कि केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती हैं एक सेल से, यानी एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स चैनल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर या बाहर की तरफ मूव करवाती हैं। जैसे कि एक्वापोरिन जो कि वाटर को सेल के इनवर्ड और आउटवर्ड जब वो मूव करवाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ वाटर चैनल मौजूद है, डेट इज़ द एक्वापोरिन, जो कि वाटर को मूव करवाती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है।
उसके बाद है इंटेग्रल प्रोटीन। ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि लिपिड बाइलेयर की दोनों लेयर्स को क्रॉस करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिखाया गया, ये इंटेग्रल प्रोटीन है जिसने कि दोनों लेयर्स को क्रॉस किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स जो वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि या तो फास्फोलिपिड बाइलेयर के टॉप हाफ पर मौजूद होंगी या फिर बॉटम हाफ पर। जैसे कि ये वाली जो पेरिफेरल प्रोटीन है पर्पल कलर में, ये बॉटम हाफ में मौजूद है, और ये वाली जो पर्पल प्रोटीन है ये टॉप हाफ में मौजूद है। तो इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको यहाँ पर ये इंटेग्रल प्रोटीन्स दिखाई गई हैं जिनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं, जो कि दोनों लेयर्स को लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये प्रोटीन चैनल प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच है। ये ग्लाइकोलिपिड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड जो है वो अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। या लिपिड के साथ, इन अदर वर्ड्स लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो अटैच है। उसके बाद है, अगर हम इंटेग्रल प्रोटीन की बात करें, ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये दोनों लेयर्स को क्रॉस करती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की दोनों जो है साइड्स को क्रॉस करती है। तो इसमें एग्जांपल है रोडोप्सिन की, ठीक है, जो कि रेटिनल सेल के अंदर मौजूद है। रेटिना के अंदर रॉड सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर रोडोप्सिन जो है ये एक फोटो रिसेप्टर है, ठीक है, और ये बेसिकली एक प्रोटीन है, ठीक है। इस तरह से बहुत से रिसेप्टर्स हार्मोन्स के लिए और बहुत से ग्रोथ फैक्टर्स के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो इंटेग्रल प्रोटीन ही होती हैं, ठीक है। इसी तरह ल्यूकोसाइट की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, जो कि डिफेंस के अंदर अपना रोल परफॉर्म करवाती हैं। इस तरह पेरिफेरल प्रोटीन्स जिनमें कुछ सिक्रीटरी प्रोटीन्स हो सकती हैं जो कि सिक्रीशंस करवाती हैं। उसके अलावा पेप्टाइड हार्मोन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के फंक्शन क्या हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं वो उनके क्या काम हैं। आयन चैनल्स के तौर पे एक्ट करती हैं, आयंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड। उसके बाद कुछ कैरियर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, कुछ रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, कुछ इंजाइम्स के तौर पे, और कुछ जो है सेल आइडेंटिटी मार्कर्स के तौर पे एक्ट करती हैं, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन या फिर ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह, ठीक है। अब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होती कैसे है, किन मैकेनिज्म के ज़रिए से होती है या किन प्रोसेसेस के ज़रिए से होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है जिसमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस का फिनोमेना आ सकता है। उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आती है। उसके बाद बल्क ट्रांसपोर्ट है जिसमें एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करती हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी अक्रॉस द ग्रेडियंट मूव करती हैं। और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है जिसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती। ये सिंपल डिफ्यूजन है। अब सिंपल डिफ्यूजन के अलावा एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ठीक है, जिसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होती है, यानी कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती, लेकिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं, ठीक है। तो हमने अब जितनी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पढ़ी जिनमें यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट है, वो सब के सब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस की हेल्प से क्या करवाती हैं, आयंस को और मॉलिक्यूल्स को मूव करवाती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर या सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, और वाटर जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगर एक सोल्यूशन की बात की जाए तो सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हमेशा डिफ्यूज़ करेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। यानी कि वाटर जो है वो लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, लेकिन वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन्स के अंदर जो है मूव करते हैं, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो आपको पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को फॉलो करती हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जब मटेरियल्स ने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना होता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें हम पंप्स कहते हैं। उन पंप्स की हेल्प से क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, और ये प्रोसेस जो है ये एनर्जी रिक्वायर करता है, इसमें एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है, ठीक है।
अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। ये ट्रांसपोर्ट जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट तो होती है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी डायरेक्टली यूज़ होती है, ठीक है। ये कैरियर मीडिएटेड है और इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये डायरेक्टली जो है एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूज़ होती है। इसमें आते हैं सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप, ठीक है। अब जो सोडियम पोटाशियम पंप है इसमें क्या होता है, एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें क्या होता है, एनर्जी आती कहाँ से है, एटीपी की स्प्लिटिंग से, ठीक है। और उस एनर्जी की हेल्प से जो सोडियम है वो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर होते हैं। और पोटाशियम जो है वो मूव करते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है, यानी इनसाइड द सेल मूव करते हैं। अब जब भी 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आउटवर्ड एंटर होंगे, ठीक है, तो 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनसाइड एंटर होंगे, ठीक है। और इस तरह से एटीपी जो है उसका एक मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा इस एक्सचेंज में, ठीक है। और इस तरह से सेल के इनसाइड हाई पोटाशियम कंसंट्रेशन और लो सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो मौजूद होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर एटीपी जब हाइड्रोलाइज होगा तो 3 सोडियम आउटसाइड मूव करेंगे और 2 पोटाशियम इनसाइड मूव करेंगे, ठीक है। अब नर्व और मसल सेल्स के अंदर, ठीक है, 60 to 70% एनर्जी जो है वो इस पंप के लिए यूज़ हो जाती है और बाकी सेल्स के अंदर 35% एनर्जी जो है वो ये पंप यूज़ करता है, ठीक है। उसके अलावा किडनी के कॉर्टेक्स के अंदर सोडियम पोटाशियम एटीपीएस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है और एनर्जी को यूटिलाइज करता है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ऐसी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी जो है वो इनडायरेक्टली यूटिलाइज होती है, ठीक है। और इसमें जो है 2 और 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट कपल्ड होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट करता है जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये जो है ये सिम पोर्ट और एंटी पोर्ट के ज़रिए से होता है ये प्रोसेस। अब इसमें देखें ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस है, इसके साथ कपल्ड है सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट, ठीक है। अब सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट में क्या होगा, सोडियम और ग्लूकोज जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन कपल्ड है किसके साथ, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस के साथ, ठीक है। तो डैट इज़ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ये है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं या सेल से बाहर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो इसका आंसर ये है कि वो बल्क ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से होती हैं, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करता है, उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन्स और कुछ और बायोकेमिकल्स आ सकते हैं जो कि सेल से बाहर मूव करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है, यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है सेल से बाहर जो है वो मूव कर जाते हैं। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ये भी एनर्जी रिक्वायरिंग है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसमें कोई भी फॉरेन या नेचुरल पार्टिकल सेल के अंदर एंटर होता है। अब एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप्स हैं, फेगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल ईटिंग होती है जिसमें सेल जो है वो क्या करता है, पार्टिकल्स को इंगल्फ करता है अपने सूडोपोडिया की हेल्प से और फिर क्या करता है, उसका फूड वैक्यूल बना लेता है, ठीक है। इसमें है वाइट ब्लड सेल्स जो कि बैक्टीरिया को या वायरस को क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं और उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और डिफेंस का काम करते हैं। उसके अलावा अमेबा अपना फूड जो है, फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करता है, उससे फूड वैक्यूल बनाता है और फिर क्या कर देता है, उसको कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ये है फेगोसाइटोसिस जो कि सेल ईटिंग है, सेल जो है वो कुछ मटेरियल को, सॉलिड मटेरियल को क्या करेगा, इनटेक करेगा। उसके बाद पाइनोसाइटोसिस है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि सेल्स जो है वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और इनवर्ड लेकर जाते हैं और वो ये भी वेसिकल्स की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। जैसे फंगस है, फंगस के हाइफी क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, एंड दैट इज़ द सेल ड्रिंकिंग ऑल्सो कॉल्ड पाइनोसाइटोसिस। उसके बाद है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक हार्मोन्स जो हैं उनको इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है, सेल के अंदर। किस तरह से, इनवर्ड बडिंग ऑफ वेसिकल्स जो है वो इनवर्ड जो है बर्ड हो जाते हैं, ठीक है, जो कि रिसेप्टर्स के साथ ज्वाइन होते हैं,
ठीक है। जैसे कि ये हार्मोन्स हैं, तो ये जाकर क्या करेंगी, अपने रिसेप्टर, ये ग्रीन कलर का रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड करेंगी और बाद में रिसेप्टर और हार्मोन दोनों ही क्या हो जाएंगे, इनवर्ट बर्ड हो जाएंगे। ठीक है। और दिस इज द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है उनको सेल के इनवर्ट जो है वो मूव किया जाता है। तो ये हार्मोन्स जो है ये बेसिकली लीवर सेल जो है इसको इनवर्ट लेकर जाता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से। ठीक है। उसके बाद जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, ये बहुत सी डिजीज़ेज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लाइक एड्स की जो डिज़ीज़ है वो भी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से जो है होती है। ठीक है। इसमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व है जो कि टी सेल को अफेक्ट करता है। पोलियोमाइसीट्स के अंदर भी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का रोल है जो कि मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करती है। उसके बाद वायरल डिजीज़ेज़ जो हैं, वायरस की जो एंट्री है वो भी क्या होती है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से होती है जो कि हेपेटिक सेल को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, वो भी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से ही होती है। ठीक है। तो होप सो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की समझ आ गई होगी, उसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। उसके अलावा वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है और उसके क्या फंक्शंस हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। गुड लक, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।